अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं हिना सलमान। आप लोग ठीक होंगे, खुशखाश होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आगाज़ में ही कितना कि दिल चाहता है ऐसी खबरें आप लोगों के साथ शेयर करें जिससे दिल खुश हो जाए। एक तो मौसम बहुत सुहाना है, सुबह सुबह बारिश और बारिश के साथ साथ वाकई रिफ्रेशिंग ब्रीज और साथ एक कॉफ़ी का मग लेके आप लोग भी अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर बैठें और प्रोग्राम को भी इंजॉय करें, मौसम को भी इंजॉय करें। और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि गर्म पकौड़े भी खाने को लोग बेचैन हो रहे होते हैं, तो वो भी आज आप ट्राई कर सकते हैं। बरसात का मौसम है वैसे ही, मगर बाहर मत निकलें क्योंकि इस बारिश में हल्के फुल्के कीड़े मकोड़े इर्द गिर्द होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एलर्जी ना हो जाए। और अपने बच्चों का ख्याल रखें, बुजुर्गों का ख्याल रखें। और इस पैगाम के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में अपना झंडा गाड़ा है, बल्कि स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनेवा में भी पाकिस्तान का झंडा लहराया गया है, जहां पाकिस्तान की जो टीम है, जिनको क्लाइमेट गार्डियंस कहते हैं, और एक ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती है वो टीम, जिन्होंने स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनेवा में जाके जो है AI के ऊपर AI फॉर ग्लोबल समिट में जो है अपना नाम रोशन किया है। और ये पूरा जो समिट है ये कोई एक दिन का समिट नहीं था, बल्कि इस समिट के अंदर जो है बहुत ही तहकीक की गई। इस समिट में इंटरव्यूज़ लिए गए, इस समिट के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया गया, और जो प्रोजेक्ट था एक सैटेलाइट बनाई गई जिससे जो है डेटा इकट्ठा किया जाता है और ये बताया जाता है कि बिल्डिंग, ये लोकेशन किस जगह जो है वाक़ है, और इसके साथ साथ क्लाइमेट के ऊपर जो है किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन से अफेक्ट्स पड़ेंगे, कुदरती आफात से बर वक्त पेशगोई कैसे की जाएगी, कैसे निपटा जाएगा, और अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई नेचुरल क्लाइमेट आ जाए तो इसके ऊपर ऐसे डेटा को कैसे यूज़ किया जाएगा। कम लागत में मुमकिन ये जो पूरा सैटेलाइट तैयार किया गया, और इसके पीछे हमारे पाकिस्तानी बच्चों के जहन थे। तो मैं सोचा कि आज आपको उस पाकिस्तानी बच्चे से मिलवाऊं जिसने जेनेवा में जाके ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और अली ऑन मेहदी आज हमारे शो में हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अली आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अली, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सच अ ग्रेट अचीवमेंट। सो कैसे सोचा कि आप AI में काम करेंगे और ख़ास तौर पे क्लाइमेट वाले चैप्टर को आप छेड़ाछाड़ी करेंगे? सबसे थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, यहाँ पे न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगर कंपटीशन के रिलेटेड बात की जाए तो अब जिस तरह मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड है, चूँकि मैं अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ बैचलर्स का कंप्यूटर साइंस में, IST इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। सो बेसिकली AI की तरफ मेरा रुझान स्टार्टिंग से ही था, क्योंकि बेसिकली AI मॉडल्स क्रिएट करना और डेली जो सी मुश्किलात दरपेश आती हैं लोगों को, उसको AI के थ्रू सॉल्व करना, इन सब चीज़ों को मतलब यही मेरा ऑब्जेक्टिव रहा है, और इन चीज़ों पे मैं काम करता रहा हूँ। तो इसलिए इस कंपटीशन में, जिसका नाम AI एंड स्पेस कंप्यूटिंग चैलेंज था, इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, और जो कि इतना तवील अरसे का 6 महीने का ये कंपटीशन था। अच्छा। इसके सब फेजेस को क्लियर करके अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम एट द एंड जेनेवा में AI फॉर गुड ग्लोबल समिट में ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान के लिए लेके। अच्छा, 270 मुल्कों ने शिरकत की? जी, 270 टीम्स थी विद 100+ कंट्रीज थे और रीजन्स थे। 100+ कंट्रीज थे। तो कैसे आपको लगता था कि आपका ये जो काम है ये बाकी सराहा जाएगा, ये नज़र आएगा, या व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन योर वर्क एंड द वर्क फ्रॉम द अदर कंट्रीज? जी एग्जैक्टली, जिस तरह अब कंपटीशन जब स्टार्ट हुआ था तो जिस तरह बताया 3 फेजेस पे मुश्तमिल था। तो जिस तरह अभी फर्स्ट फेज़ में मतलब हमारी टीम ने फुल अपना जितना भी हमारा नॉलेज था हमने उसकी बेस पे अपना काम किया, क्लियर किया। फिर सेकंड फेज़ पे इस तरह आए, थर्ड फेज़, तो हर फेज़ पे मतलब हम यही करते थे कि अब मतलब फुल अपनी तरफ से फुल मेहनत करते थे कि भाई अब मतलब एग्जैक्टली हम इसमें जो भी हमारा आउटपुट आएगा उसको हम बेहतर से बेहतर बनाएं, ताकि हम, क्योंकि हमें पता था कि हम इतने कंट्रीज़ के साथ, इतनी टीम के साथ कम्पीट कर रहे हैं उनके साथ, तो फिर हमें बेसिकली उस तरह का फिर हार्ड वर्क भी करना पड़ता। अच्छा, आपका जो AI सॉफ्टवेयर था वो क्या था? उसके पीछे कैसे आप लोगों ने डेटा कलेक्शन की है, और सॉफ्टवेयर कैसे काम कर सकता है? जी बेसिकली जो प्रैक्टिकल वर्क था, जिसमें जो सेकंड फेज़ में आया था जब स्टार्ट हुआ था, तो उन्होंने हमें बेसिकली उन्होंने हमें डाटा सेट प्रोवाइड किया था और चीज़ें प्रोवाइड की थी कि उन्होंने कहा था बेसिकली आपने एक मॉडल बनाना है जो बिल्डिंग डिटेक्शन के साथ साथ उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको दे।
तो बेसिकली उन्होंने सब टीम्स के पास मतलब सेम डाटा सेट सेम चीज़ थी, बस इस पे मैटर करता था तो सिर्फ इस आपका माइंड के मतलब आप कौन सी अप्रोच यूज़ करते हो, कौन सा आप चीज़ यूज़ करते हो, उसको कौन सा टूल यूज़ करते हो इसको उसकी बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके आउटपुट के लिए। और सबको एक ही टॉपिक दिया सबको एक ही टॉपिक दिया। इसके बेसिकली वैसे 3 ट्रैक्स थे, चूँकि ट्रैक 1 जो था वो वाटर पे था, ट्रैक 2 था वो एग्रीकल्चर पे था, ट्रैक 3 अर्बन एरियाज़ पे था, तो हमारा ट्रैक 3 था अर्बन एरियाज़ के रिलेटेड था। सो हमने उसमें कम्पीट किया था, तो उन्होंने सेम डाटा सेट सब टीम्स को दिया, हमने उस पर मॉडल क्रिएट किया। इसके बाद जो लास्ट राउंड था जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बिकॉज उनमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड की, हमें मतलब कहा था कि आपने काफ़ी चीज़ें इससे डिटरमाइन निकलवानी है, जिस तरह का लीस्ट सरफेस टेम्परेचर था और वो डिफरेंट फैक्टर्स के बेस पे हमने बेसिकली बताना था कि कौन सी बिल्डिंग में एग्जैक्टली कितना टेम्परेचर है और कुदरती आफात के रिलेटेड जो डेंजर मतलब जो भी फ्यूचर डेंजर होता था उसको जो रेड लाइंस होती थी वो आप बता सकते थे। अच्छा, ये जो आपने कुदरती आफात का जिक्र किया है नेचुरल क्लैमिटी के हवाले से, आपको पता है पाकिस्तान में जो प्री मानसून पोस्ट मानसून कैसे आए, पिछले कई साल से जो है फ्लड की सूरत हाल रही है। आपका सॉफ्टवेयर पाकिस्तान के अंदर क्या काम कर सकता है? बेसिकली अब जो मॉडल है इसको हम किसी सैटेलाइट के अंदर लगा सकते हैं जो पाकिस्तान के एरियाज़ को बेसिकली लाइव करती है, उसको देखती है। तो जब वो मॉडल बेसिकली सैटेलाइट के अंदर होगा तो उससे सबसे पहली चीज़ गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि एग्जैक्टली सबसे पहली चीज़ तो होती है कि हीट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, कितनी गर्मी है, कितना ज़्यादा है, कौन सा रीजन कितना हॉट है। सो बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि वो बताएगा कि ये वाला स्पेसिफिक एरिया है, इसमें काफ़ी हीट रीजन मतलब इसमें हीट वेव्स इंक्रीज कर रही हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए वहाँ पे कोई भी जो भी वो अपने अमल करना चाहते हैं जिससे वो हीट को रिड्यूस कर सकते हैं वो करें। हम बेसिकली ये आपको एक रिस्क अलर्ट देगा, मतलब कि बेसिकली यहाँ पे है। इसके बाद सेकंड इसका यूज़ कैसे हो सकता है कि जिस तरह लाहौर में अब बिल्डिंग्स की एक्सपेंशन मतलब लाहौर इंक्रीज करी जा रहा है ना, लाइक कोई प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ कॉलोनीज़ वगैरह नहीं बन रही, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट कॉलोनीज़ एक्सपेंड करती जा रही हैं। तो बेसिकली उसको कंट्रोल करने में भी काम कर सकता है कि एक स्पेसिफिक एरिया हो, यहाँ पे कॉलोनी हो, यहाँ पे दूसरे एरियाज़ हों, तो उसको मैनेजमेंट जो बेसिकली होगा जो उसके या ग्रीन फील्ड जो है वो साथ होनी चाहिए जो कि ना कट सके, तो कि क्लाइमेट के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा चैलेंज इस सॉफ्टवेयर में क्या था कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड द लीस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू थॉट कि ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, कि जो डेटा डिराइव हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? सबसे मुश्किल चीज़ ऑब्वियसली डाटा को स्टडी करके उसके रिलेटेड उसके अकॉर्डिंग मॉडल को उसके मतलब मॉडल को बनाना था बेसिकली, क्योंकि उन्होंने जो डाटा प्रोवाइड किया था पहले वो लाइक डिफरेंट फेजेस में जो हमसे काम ले रहे थे वो डाटा प्रोवाइड कर रहे थे और हमें लाइक अंदाज़ा था जो भी चीज़ें थी, लेकिन फाइनल राउंड में उन्होंने हमें अनसीन डाटा दिया था कि वो मतलब बेसिकली जो ऐसा मॉडल हो जो तकरीबन सब पे काम करे। तो वो अनसीन डाटा था, तो उस पर इस तरह काम करना, अपने मॉडल को उस पर तैयार करना, तो ये चीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। अच्छा, आपके साथ कितने ग्रुप मेंबर्स पाकिस्तान से गए? जी मेरे साथ मेरा ग्रुप मेंबर मशहूद राना, हमारी टीम का नाम क्लाइमेट गार्डियंस था, लेकिन जनेवा स्विट्ज़रलैंड सिर्फ मैं अकेला ही गया था और मैं ओनली रिप्रेजेंटेटिव था पाकिस्तान का वहाँ पे। इवन के 100% कंट्रीज़ के वहाँ पे प्रोफेसर्स, मेंटोर्स, स्टूडेंट्स और कंपनीज़ के इवन CEOs सब शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान से सिर्फ मैं ही ओनली रिप्रेजेंट। और आपने वहाँ जाके अकेले काम किया? जी, वहाँ जाके प्रेजेंटेशंस बेसिकली देनी थी और अपना आइडिया प्रेजेंट करना था जो भी मॉडल के रिलेटेड थी। अच्छा अली, मुझे बताइएगा कि ऑफ कोर्स AI फॉर ग्लोबल समिट के अंदर बहुत से माहिरीन होंगे, बहुत से जजेस होंगे, आपका प्रोजेक्ट जो था वो कैसे उन्होंने डिफरेंट देखा? जी एग्जैक्टली जिस तरह बताया ना, डिफरेंट फेजेस पे मुश्तमिल था, तो एक तरह से उन्होंने जो रिज़ल्ट टाइप था वो उन्होंने जो जजेस वगैरह थे जो क्योंकि बेसिकली ये जो कंपटीशन था ये ज़ीजिंग लैब एक है चाइना की ज़ीजिंग लैब, उनकी कोलैबोरेशन के साथ था AI फॉर गुड ग्लोबल समिट में। सो बेसिकली उनके जो प्रोफेसर्स, उनके जो रिसर्चर्स, उन्होंने इस मॉडल पे जो भी हमने बनाया था उस पर स्टडी किया, उस पर मतलब हमसे क्वेश्चनिंग की थी कि आपने किस तरह बनाया। फिर मैंने उनको लाइक प्रेजेंटेशन दी थी एक प्रॉपर कि ये चीज़ें यूज़ की, ये टेक्निकल वर्क था, सब कुछ उनको एक्सप्लेन किया, जिसकी वजह से उनको काफ़ी पसंद भी आया था और बाकायदा एक
उन्होंने फिर सेपरेट मीटिंग रूम में भी मुझसे मतलब एक डिटेल इंफॉर्मेशन ली थी इसी मॉडल के रिलेटेड, प्रेजेंटेशन ली थी तो वो बताई थी। अच्छा, जो आप ब्रॉन्ज पे आए थे, जो फर्स्ट थे या सेकंड पोजीशन पे आए, उनके मॉडल्स क्या थे, वो किन ममालिक से उनका ताल्लुक था? एक्चुअली मॉडल सबके सेम था बेसिकली, क्योंकि उन्होंने सबको सेम प्रॉब्लम दी थी, बट ये डिफरेंट अप्रोच पे ये काम करता है कि डिफरेंट अप्रोच जो बंदा यूज़ करता है। अब चूंकि वहाँ पे इन सारी टीम्स में डिफरेंट पीएचडी प्रोफेसर्स और इवन कंपनीज के सीईओज भी इस कंपटीशन में शामिल थे, लेकिन आई एम द ओनली वन हु इज लाइक फाइनल ईयर बैचलर स्टूडेंट जो सबसे यंग था। बाकी सब मेरे से सीनियर्स, मेरे लाइक जो पीएचडी प्रोफेसर्स, डॉक्टरेट जो होते हैं वो सब शामिल थे। तो बाकी जो फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे है वो चाइना की ही टीम्स थी। अच्छा। और उनके कुछ वो भी जो थे स्टूडेंट्स थे, एक टीम थी वो पीएचडी स्टूडेंट्स की थी और एक टीम आई थिंक किसी कंपनी के कोई फाउंडर्स वगैरह की थी। अच्छा, तो कैसे लगा जब वापस आए हैं, आपकी यूनिवर्सिटी ने कैसे इस्तकबाल किया और आजकल क्या मोमेंटम है आप लोगों का चल रहा है? जी अल्लाह का शुक्र, पाकिस्तान में जब सबसे पहले आया मेरे पेरेंट्स, मेरे जो रिलेटिव्स थे उन्होंने इस्तकबाल किया। फर्स्ट कॉल किसको की थी आफ्टर यू गॉट टू नो दैट यू गॉट इन पोजीशन? सबसे पहले कॉल मेरे पेरेंट्स को की थी, अम्मी अबू को कॉल की थी सबसे पहले, उनको बताया था कि इस तरह हम अवार्ड जीत चुके हैं। उसके बाद मेरे टीममेट को ऑब्वियसली वो साथ में उसको, क्योंकि उसको अंदाज़ा था बिकॉज लाइव चल रहा था सब कुछ, तो वो वहाँ से देख रहे थे। अच्छा, ये मुझे स्पेस टेक्नोलॉजी हो जाए, एआई के अंदर जो है पाकिस्तान को आप कहाँ रेट करते हैं? बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ योर यूनिवर्सिटी एज वेल और एक कैरिकुलम का हिस्सा बनाया जा रहा है, अब क्या आप रेट कर रहे हैं इस चीज़ को? जी, अभी जिस तरह मैं समिट से आया हूँ तो मैंने वहाँ पे ना काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ के जितने भी स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स थे सबको देखा, उनके पास लाइक टेक्नोलॉजी जो वो यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से पाकिस्तान अभी देखा जाए तो काफ़ी पीछे है। क्योंकि इसका एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि बेसिकली जो मतलब गवर्नमेंट है ना, वहाँ पे मैंने इवन के अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स देखे थे जिनको ना उनके कंट्री ने बड़ा सपोर्ट किया हुआ था और उनकी पूरी मैनेजमेंट और उन सब चीज़ें वही हैंडल कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान में इस हिसाब से थोड़ा कम काम होता है, क्योंकि पाकिस्तान में ना बेसिकली मतलब हमारे काफ़ी यंगस्टर्स हैं जो काफ़ी टैलेंटेड हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उनको उस तरह से बेसिकली सपोर्ट नहीं मिलती या उस तरह से स्टेज नहीं मिलता या गाइडेंस नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो इस तरह एक्सेल नहीं कर पाते। अच्छा, तो ये भी बताइएगा कि ऑफ कोर्स आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको क्या स्पॉन्सर किया था कि आप खुद गए थे? नहीं, ये मेरा सेल्फ था, क्योंकि बेसिकली स्पॉन्सर किसी ने किया था, यूनिवर्सिटी वालों को वैसे बोला था कि लाइक हमें स्पॉन्सर कर दें, बट वो थोड़ा सा उनका इशू था, तो लेकिन फिर मैं सेल्फ पे गया। गवर्नमेंट लेवल पे के ऊपर आपके इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई बातचीत चल रही है, किसी ने आपको बुलाया है? जी, हमारे चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम मसूद राना थे, उनसे हमारी इस यहाँ जाने से पहले एक बात हुई थी, तो उन्होंने हमें वीज़ा के लिए अकॉर्डिंग बड़ा सपोर्ट किया था, तो उनकी वीज़ा असिस्टेंस की वजह से ही इतने कम टाइम पे मतलब मुझे वीज़ा मिला और मैं फिर वहाँ जाके प्रेजेंट कर सका। इसके साथ ऑब्वियसली हमारे एक MPA मलक नौशेर अहमद खान लंगड़ियाल है, उन्होंने भी सपोर्ट किया था, उनके थ्रू ही चेयरमैन मसूद राना के साथ हमारे साथ मीटिंग हुई थी। अच्छा अली, आपको लगता है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है मगर वसाइल की कमी है? एग्जैक्टली। और फिर पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो एक्सेल नहीं हो पाता? जी बिल्कुल। क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए इस पे? सबसे पहली रीज़न यही है कि अब जिस तरह जो भी यंगस्टर्स हम क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका फ्यूचर क्या है, तो वो सब ज़्यादा यही कहते हैं कि हम बाहर जाके भाई ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में कोई रहना नहीं चाहता, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे उनकी कदर नहीं है बेसिकली, मतलब उस तरह से उनको सपोर्ट नहीं किया जाता, उस तरह से उनकी बेसिकली उनको सराहा नहीं जाता। तो इस पे मेन रीज़न जो है वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को ही कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें, उनको एक बेस लाइन दें, उनके लिए कुछ लायामल करें, तो मे बी स्टूडेंट्स आगे फिर जाएं और वो अपने मुल्क के लिए, मतलब अपने पाकिस्तान के लिए, ना कि बाहर किसी दूसरे मुल्क के लिए कुछ। अच्छा, आपका क्लाइमेट गार्डियंस तो इस वक्त यू नो ऑफ कोर्स यू हैव रिप्रेजेंटेड, व्हाट आर योर नेक्स्ट गोल्स? क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ करना चाहते हैं, और अगला कौन सा AI प्रोजेक्ट जो है उसको आप बेस बनाना चाहते हैं? जी, अभी जिस तरह मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, तो इंशाल्लाह अभी आगे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में और में अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अगली दफ़ा गोल्ड मेडल इंशाल्लाह लेके आएंगे।
तो इसके अलावा एआई के रिलेटेड अगर मॉडल्स में जो काम किया जाए वो यही जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं और हमारे स्पेशली हमारे कंट्री पाकिस्तान के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उनके रिलेटेड एआई मॉडल्स को करेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे अली ऑन मेहदी, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है जेनेवा में रोशन किया है। गॉट ब्रॉन्ज मेडल क्लाइमेट गार्डियंस के नाम से उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट किया और प्रोजेक्ट वाज एआई सॉफ्टवेयर जो कि पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो सकता है। और पाकिस्तान में अगर हम वेदर के हवाले से बात करें, नेचुरल क्लाइमिटी के हवाले से बात करें, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से बात करें, रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से बात करें, तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये इस्तेमाल ना सिर्फ इस्तेमाल हो सकता है बल्कि अब आगे आने वाले सालों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं कि वेदर जो है, क्लाइमेट जो है पूरी दुनिया में चेंज हो रहा है और पाकिस्तान जिस तरह अफेक्ट हुआ है वो भी आप लोगों के सामने है। कहाँ कभी क्लाउड बर्स्ट होते हैं, कभी अर्बन फ्लडिंग हो जाती है, कभी जो है ग्लेशियर्स की मेल्टिंग शुरू हो जाती है, जिससे वेदर जो है, क्लाइमेट जो है उस पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस तरह के सॉफ्टवेयर जो हैं वो एक तरीके से कहते हैं ना कि एक कतरा होगा इतने बड़े समंदर के अंदर। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। सोचा कि आज आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करूं और उस हवाले से करूं, आपको पता है ना कि शादी के हवाले से हम बहुत सी बातें करते हैं। खूबसूरत बंधन है, अगर हम इसको खूबसूरत तरीके से देखें, निभाएं। निभाना का जो लफ्ज़ है ना वो बहुत ज़रूरी है। हमने अक्सर देखा है हमारे यहाँ बहुत सी साइकोलॉजिस्ट, बहुत सी साइकाइट्रिस्ट बैठ के बड़े बड़े फ़लसफ़े झाड़ती हैं। ए मर्द को अगर अपने पास खींचना है तो ऐसे करो, औरत को ऐसे बंद सवर के आगे आना चाहिए, मर्द किसी की जागीर नहीं होता, पिंजरे में कैद नहीं होता, और इसके साथ साथ ऐसी ऐसी बातें कि भाई आप कहें कि आप कानों को हाथ लगाएं कि यार हम कौन सी शादी गुजार रहे हैं या हम कौन सा बंधन में बंधे हुए हैं। लोग तो बातों से ही सारा कुछ जो है वो कहते हैं ना कि सवार लेते थे अपनी ज़िंदगी। मगर आपको पता है कि ये जो अल्फाज हैं ये मेरे अपने नहीं हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर के हैं जिनको आपने बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स पे देखा है, सोशल मीडिया की वो जीनत हैं, अभी भी हैं। उनका एक एक लफ्ज़, वो कहती मेरा एक एक लफ्ज़ जो है वो कीमती होता है और उसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। तो डॉक्टर नबी अली ख़ान जो कि पिछले दिनों अपनी शादी में ही कहते ना कि बहुत उन्होंने सेंटिमेंट्स देखे, इमोशंस देखे हैं और ये भी कहा है कि शादी आसान नहीं है, ये बंधन बहुत मुश्किल है। कहना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। और बार बार उन्होंने इस बात के ऊपर भी बहुत जोर दिया है कि मर्द को वफादार होना चाहिए। ऐसी तमाम औरतें जो किसी का घर उजाड़ें उन पे लानत है। इसके साथ साथ ये भी कहा उन्होंने कि औरतों को ललकारा है हमेशा से ही और उनसे मुखातिब हुआ करती थी, उन पे लानत भेजती हूँ उस औरत पे जो कि घर नहीं बसा सकती और खुला लेती हैं, औरतें बाहर चक्कर चलाती हैं, औरतें जो हैं वो मर्द को महसूस नहीं करती, अच्छे कपड़े नहीं पहनती, खुशबू नहीं लगाती, औरतों को अट्रैक्ट करना नहीं आता। तो आज वो तमाम चीज़ें जो हैं आई थिंक वो खुद फेस कर रही हैं। जिस तरह हमने सोशल मीडिया में बार बार जो हैं वीडियोस देख रहे हैं, उनके मुतालिक ये बातें हो रही हैं कि उन्होंने खुला दायर कर ली है। और मगर अभी ये जो खबर है ऑफ कोर्स हम इसके ऊपर तहकीक भी करेंगे, रिसर्च भी करेंगे, मगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बार बार जो है ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर नबी अली ख़ान ने, जो कि फेमस एक साइकोलॉजिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने जो है ऑफ कोर्स खुला दायर कर ली है। और इसके साथ उनको मैंने उनकी क्लोज फ्रेंड से भी ये बात पूछी है तो वो कहती हैं कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर जो है स्टोरी लग गई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता किसने लगाई, क्योंकि ये सोशल मीडिया अकाउंट मैं खुद इस्तेमाल नहीं करती, ये मेरे जो पीछे एजेंसी इस्तेमाल कर रही है या वो चला रही है। तो इस तरह की जो बातें अभी हो रही हैं, हमने दोनों फरीकैन से रब्ता करने की कोशिश भी की है। ऑफ कोर्स अभी रब्ता हमारा नहीं हो रहा, जैसे ही होगा ऑफ कोर्स वी वांट टू इंटरव्यू दैट बिकॉज वी वर द फर्स्ट पीपल हु इंटरव्यूड देम आफ्टर दे गॉट मैरिड। और उनकी शादी के ऊपर बिल्कुल हम लोगों ने, पूरे मीडिया ने बहुत उनका साथ दिया, बड़ी खुशाइन तरीके से उनको वेलकम किया। इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल वेडिंग और आपको पता है गवर्नर से लेकर बहुत VIP पर्सनालिटीज़ वर देयर ऑन देयर वेडिंग। और ऑफ कोर्स एक जब शादी होती है तो खुशी होती है, जब यही शादी टूटती है तो बाकी दिल अफसुर्दा होते हैं,
बहुत सी ऐसी बातें कासराइयाँ जो होती हैं वो सामने आती हैं कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। और वो दो लोग जो कि बहुत मजबूत होते हैं, वो दो लोग जो कि दुनिया को प्रीच कर रहे होते हैं, दुनिया को समझा रहे होते हैं, दुनिया के मसले हैंडल कर रहे होते हैं, दुनिया को कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं, तो आज वो उस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वाकई जो वो बातें कहती थी कि शादी आसान नहीं है, शादी बहुत मुश्किल है, और इसके साथ साथ थोड़ा सा अपने इन लॉज के ऊपर भी उन्होंने एक छोटा सा मजाक किया था, जिसके मजाक के ऊपर जो है एक कहते ना कि वावेला मच गया था, जिसकी वजह से जो है उनके इन लॉज भी उनसे नाराज़ हो गए थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम काफ़ी अरसे से देख रहे थे और सोचा कि आप लोगों से आज शेयर कर लूँ, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हम बुलाएं उनको, और अगर हो सके तो पैचअप भी करवाएं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। लाहौर के पॉश एरिया वालेंशिया टाउन में जो हार्ट रेंचिंग इंसिडेंट हुआ है, आपने देखा होगा कि अमरीकी शरीयत रखने वाले 4 अफराद, 1 माँ और 3 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं, और अभी तक जो है कोई सिचुएशन सामने नहीं आई। बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी स्टोरी सामने आ रही हैं, नेबर्स के बयान सामने आ रहे हैं, सामने दुकानदार का बयान सामने आया है, और बच्चों की लाशें पिछले वॉशिंग एरिया में देखी गई, और नेबर की मुलाजमा ने जाकर अपने मालिकन को बताया, और मालिक ने जो है घंटी देकर इस चीज़ की निशानदेही की और इस चीज़ को आगाह करवाया कि 3 बच्चे जो हैं उनकी लाशें जो हैं पिछली वॉशिंग एरिया में पड़ी हुई हैं। तो ये जो मामला बना हुआ है, ये क्या है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और क्या वो औरत अपने 3 बच्चों को निगल गई, या जो औरत भागती भागती घर से बाहर निकली कि मेरे बच्चों को बचा लो, तो इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे। जो उसका शौहर था नासिर डोगर, वो कहाँ गया हुआ था, ग्रोसरी खरीदने क्यों गया, ग्रोसरी खरीद कर वापस आया तो उसने बच्चों को क्यों नहीं देखा, अगर बच्चों को देखा तो उसने साथ वाले नेबर को ये क्यों बताया कि बच्चे मेरे फिल्म देखने गए हुए या सिनेमा गए हुए। ये बहुत सी स्टोरीज हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत से ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं, बहुत से ऐसे क्राइम रिपोर्टर्स जो हैं वो अपडेट कर रहे हैं, बहुत से ऐसे फैमिली मेम्बर्स के बयान आए हैं, ऐसी फ्रेंड्स के बयान आए हैं कि जो उनकी फ्रेंड्स थी वो ये कहती थी कि वो डिप्रेशन की जो खातून थी वो डिप्रेशन की मरीज़ा थी और डिप्रेशन पिल्स भी खाती थी, और वो बार बार अपने शौहर को ये कह रही थी कि वापस जाने की टिकट्स करवाओ, और हस्बैंड ने जो है उनके शौहर नासिर डोगर ने अपनी टिकट करवाई और बच्चों और बीवी की टिकट नहीं करवाई। ये भी एक मामला सामने आया है। तो सिचुएशन बहुत संगीन है, और ऐसी चीज़ हो जाना ऐसे इलाके में जहाँ लोग जो हैं बाकी डर गए हैं, खौफजदा हो गए हैं कि हमारी ऐसी सोसाइटी में ऐसी चीज़ें हो ही नहीं सकती थी, और वो लोग अमेरिका से क्यों आए, अमेरिका से आने का उनका मतलब क्या था। इसके बाद में ये भी कहा जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कि उनके पास बहुत सा जेवर और बहुत से नकदी सामान जो है वो मिला है, वो बरामद हुआ है, जो कि उन्होंने अपने ब्रीफ केसेस में भरा हुआ था। तो इसके पीछे क्या है, असल स्टोरी क्या है, और स्टोरी तक का सुराग कैसे लगाया जा सकता है, और इसके साथ साथ ये है कि तमाम इस पहलुओं पे बात करेंगे। हमने सोचा कि हम आपको अपडेटेड स्टोरी के हवाले से बात करें कि अपडेट्स क्या इस वक्त आ रही हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं न्यू टीवी के शाहिद रिजवी साहब, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम सलाम जी। शाहिद रिजवी साहब, ये मामला क्या है? कुछ क्रक्स ऑफ द सिचुएशन तो मैंने बयान कर दिया जो कि मैंने सुना है, मगर आप तफसीली तौर पे बता सकते हैं ये मामला कब हुआ, कैसे हुआ और क्या हुआ? हाँ जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। लाहौर के ये इलाका है खाना, यहाँ की एक वालेंशिया हाउसिंग सोसाइटी, यहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि जो माँ और 3 बच्चे हैं इनकी पुरस्कार तौर पर जो ये हलाकत हुई थी। इस पार्टी की जब इत्तला मिली तो फौरी तौर पर जो है थाना खाना की पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची थी। जो इब्तदाई तौर पर ये कहा जा रहा था कि जो 3 बच्चे हैं और उनकी माँ है, उनकी मौत जो है वो जहर पानी से हुई है। पुलिस की जानिब से तमाम तर जो है गैर-वक़ूअत से शवाहिद इकट्ठे किए गए थे। ये अफसोसनाक वाक़या जो है जुम्मा के रोज़ पेश आया था, जब ये पुलिस को इत्तला मिली थी कि जो रेहान 16 साल है, इसकी उम्र अलीशा 11 साल और अरसलान ये भी बेटा है इनका खातून का, जिसका नाम अमीना डोगर है, और इसके शौहर का नाम जो है नासिर डोगर बताया जा रहा था कि ये
जो है 1 जुलाई को अमेरिका से जो है पाकिस्तान आए थे। ये तमाम लोग जो है अमेरिकन नेशनल है और काफी अर्सा से अमेरिका और इंग्लैंड के ममालिक में ये मुस्लिम थे, ये पाकिस्तान आए थे। खातून के बारे में बताया जा रहा था पुलिस का कि ये इसका ज़हनी जो है तवाज़ुन जो है कुछ ठीक नहीं था। खातून की जानिब से जो है इब्तदाई तौर पर ये कहा गया पुलिस की जानिब से कि ये मामला कुछ मशकूक है। जैसे जैसे आगे बात बढ़ी तो अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि पुलिस ने अपने तौर पर ये जो नतीजा किया है, क्योंकि अभी तक पुलिस को इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो ट्रांजिट जो इनके बच्चों को घर से नमूने हासिल किए गए थे उनकी रिपोर्ट भी नहीं है, क्योंकि टाइम लगता है ऐसी चीज़ों में। जो पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो ये खातून है इसने अपने 3 बच्चों को जहर दिया और जहर देने के बाद जो है इसने जो है ये खुदकुशी खुद कर ली थी। चूंकि खातून का शौहर जो है नासिर कहा जा रहा था कि वो जिस वक्त ये वकूआ हुआ था वो घर से बाहर को घर की ग्रॉसरी का सामान वगैरह लेने गया था। 17 जुलाई की शाम 6:10 पर जो है नासिर घरेलू सामान लेने गया था। ये जो इब्तदाई रिपोर्ट पुलिस की जानिब से तैयार की गई, इसमें खरीदारी के 1 घंटा 47 मिनट बाद जब 7:57 पर ये जो नासिर घर वापस आया था, दोनों मियाँ बीवी ने जो है मिलकर घरेलू सामान अंदर मुंतकिल किया था। अलीना ने अपने शौहर को जो है आइसक्रीम जो है खाने के लिए दी थी। ये जो खातून का शौहर नासिर है उसने ये पुलिस को बयान दिया था। इसने पानी तलब करने के बाद जो है आइसक्रीम खाने से मना कर दिया था। बच्चों से मुतल्लिक जब उसने अपने पूछा तो अलीना ने बताया कि वो फिल्म देखने गए हैं। 8:04 पर जो है हमसायों की जानिब से बच्चों से मुतल्लिक इत्तला दी जाती है कि नासिर घर पर जो है बच्चों के अदम मौजूदगी का बताकर इन्हें वापस जो है ये जो है 8:05 पर जो है नासिर अपनी भाई जो उसका पुलिस राय का कहना है कि DSP जो शब्बीर अली को फोन करता है। इसके बाद जो है 8:10 पर हमसाया और घर के सामने मौजूद जो है लॉन्ड्री वाला जो है दोबारा नासिर को बुलाते हैं। तीनों अफराद जो है घर के वॉशिंग एरिया में जाते हैं, जहाँ जो है चादर में लिपटे हुए बच्चे इसके दिखाई देते हैं। नासिर की बीवी अलीना अपने शौहर पर इल्जाम लगाते हुए ये गैराज में जो है जाकर शोर मचाती कि 8:15 पर इसे जो है करीबी जो है क्लिनिक यहाँ मुंतकिल किया जाता है। अच्छा शायद रिजवी साहब आपने वाकया जो है उसको पूरा बयान कर दिया है। आई वाज लिसनिंग द एंटायर आपका जो ये जो इंसिडेंट हुआ है, तो पुलिस ने ऑफ कोर्स नासिर डोगर को हिरासत में लिया, उसके बाद छोड़ दिया। तो छोड़ने की क्या वजह थी? ऑफ कोर्स क्योंकि और तो कोई वहाँ बंदा नहीं है। और उसके बाद खातून ने अपने 3 बच्चों को कैसे पहले जहर खिलाया, फिर उनको तीनों को उठाया, उनको वॉशिंग एरिया तक लेके गई। बच्चा 16 साल का है, 11 साल की है, फिर 8 साल का बच्चा है। तो ये औरत ने अकेले किया सारा कुछ 2 घंटे में? देखिए, जो पुलिस ने अभी मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इब्तदाई जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें ये किसी दूसरे शख्स की घर में मौजूदगी का जो है ये खदशा जाहिर नहीं किया गया है। खातून का जो है पुलिस की जानिब से ये कहा जाता था कि उसका ज़हनी कुछ हालत भी ठीक नहीं थी और उसके लिए वो वहाँ मेडिसिन भी खा रही थी। पुलिस ने जो है घर के अंदर से जो है कचरे के अंदर से कुछ जो कैप्सूल भी जो है हासिल किए थे, जिनको फ्रांसिक के लिए भिजवाया गया हुआ है। जब तक इसका जो है रिजल्ट नहीं आएगा तब तक पुलिस जो है कोई हतमी राय तो आपको अभी तक पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की, इसका मतलब है? देखिए, इब्तदाई रिपोर्ट जैसे मैंने आपको ये बताई है कि वकूआ के हालात व वाक़यात जो है पुलिस ने तमाम सारी वो तैयार करनी है कि नासिर के जो जिस दिन वकूआ हुआ था नासिर कितने बजे घर से निकला, कितने बजे वापस आया, कितने बजे लोगों ने उनको इत्तला दी, कितने बजे ये अस्पताल गए। तो ये तमाम सर रिपोर्ट इब्तदाई जो है पुलिस तैयार कर चुकी है। लेकिन जिसको कहा जाए कि मौत का जो नतीजा करना, कोई उनके पास इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं अभी तक आई, ना ही कोई फ्रांसिक की जो है रिपोर्ट वो आई है। तो अपने तौर पर पुलिस ने ये नतीजा किया है कि खातून जो है इसने अपने बच्चों को जहर दे के मारा और खुद मुबैना तौर पर जो है वो खुदकुशी की है। गुज़िश्ता रात ठीक है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो थैंक यू सो मच रिजवी हमें अपडेट कर रहे थे हमारे क्राइम रिपोर्टर क्राइम सीन से। अभी तक ये कहा जा रहा है कोई हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आई। फॉरेंसिक के लिए जितने भी नमूने हैं वो दे दिए गए हैं और उसके बाद जो है पता लगेगा कि वाकया हुआ कौन, उसके पीछे मुहर्रकात क्या थे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक व्यूअर्स सेहत के हवाले से बात करते हैं। आपको पता है बरसात का मौसम है और आलूदा पानी हर जगह जो है वो नज़र आ रहा है, और उस आलूदा पानी के साथ साथ हमारा दिल चाहता है मौसम अच्छा है चटपटी चीज़ें खाएं, बाज़ार में जाते हैं स्ट्रीट फूड्स खाते हैं, ये भी नहीं देखते कि इस खाने के अंदर कितनी कंटामिनेशन है। हम लोग पकौड़े भी खा रहे होते हैं, समोसों का भी जायका चख रहे होते हैं, चटनियाँ भी खा रहे हैं, इमली की शरबत भी पी रहे हैं, गोलगप्पे भी शौक से खा रहे होते हैं, मगर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमारा पेट, हमारा हाजमा जो है वो बहुत ख़राब होता है। और आपको पता है कि आज इस मौसम में जो है कोलरा वो कितना ज़्यादा फैला हुआ है और कोलरा के कितने संगीन नताइज हो सकते हैं अगर हम लोग इसके हवाले से जो है ना सिर्फ अपने आप को मुकम्मल तौर पर महफूज ना रखें, और हमें वॉमिटिंग भी हो रही है, फूड पॉइजनिंग भी हो रही है, डायरिया भी हो रहा है, डिहाइड्रेशन भी हो रही है, कॉलरा जैसी बड़ी और मूजी बीमारी भी इस मौसम में जो है वो कहते हैं ना कि प्रोवोक कर रही है। आज हम बात करेंगे कि हमने कैसे जो है खाने का मज़ा भी लेना है मगर साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, पेट की भी हिफाजत करनी है, कौन सी ऐसी घर की रेमेडीज़ जो हैं जो कि हम करके इन चीज़ों से बच सकते हैं। और हमारी आज रहनुमाई फरमा रहे हैं हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं हकीम साहब? बहुत अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब बात है कि कोलरा जैसी बीमारी आपको पता है इस सीज़न में सबसे ज़्यादा प्रोवोक करती है, खासतौर पे बरसात के सीज़न में। बिल्कुल ऐसे। इससे कैसे बचा जा सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल बहुत से केसेस आ रहे हैं जो हैज़े की शक्ल में, उल्टियाँ आ रही हैं, मतली है, नौजिया है, और सबसे बढ़ के खाने को दिल ही नहीं कर रहा। एक टाइम खाना खाया और पूरा दिन भूख नहीं लग रही। ये तमाम साइन एंड सिम्टम हैज़े की हैं। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारे यहाँ लोग एक ट्रेंड से चले आ रहे होते हैं बदपरेजी का कि बाहर हमने हफ्ते में एक दिन दो दिन जो खाना है वो खाना ही खाना है। मैं समझता हूँ ये जो डे डोम आया है ये इतने कीमती होते हैं कि इसके अंदर हर स्टफ जो बाहर है वो जो है ना बासी हो जाता है। हर खाना, इवन के जो केक फ्रेश क्रीम का होता है वो भी आप घंटा डेढ़ घंटे बाद बनने के वो अपना आप छोड़ देता है। को अगर आप देखें ना कि इस मौसम में अगर आप वो क्रीम वाला केक खाएं तो आपको पूरा दिन उसी के ढकार आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्रीम जो है ना, स्टफ जो है ना, वो खराब हो गई होती है। इस तरह आप बाहर बच्चे हमारे बर्गर शवार में पिज़्ज़ा खाते हैं, अब जिसकी प्रिपेयरिंग सुबह में होती है और वो रात 2-2 3-3 बजे आप वो चीज़ आपको सर्व हो रही होती है, तो आप लगाएं कि वो कितनी, यानी कि उस टाइम गर्म करने के बाद उसकी स्मेल को तो खत्म कर दिया जाता है उन मसालों से, उन जायकों को चेंज करके, लेकिन उसके अंदर जो टॉफून है उसको आप कैसे खत्म कर सकते हैं? टॉक्सिसिटी जो है वो आपको बच्चे को बदहजमी कर सकती है। हकीम साहब हम लाइव कॉल्स के ऊपर भी जाएंगे और बिल्कुल मैं अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं। हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आप मशवरा भी ले सकते हैं पेट के हवाले से। प्लीज अपनी गट हेल्थ के हवाले से कोई भी सवाल है जरूर करें। जी तो हमारे वालिदैन के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को बहुत सख्ती से तलकीन की जाए कि इस मौसम के अंदर ना बाहर का। अब देखें आजकल जो गन्ने का रस पी के आ रहा है वो जॉइंटिस का शिकार हो रहा है, क्योंकि वही मक्खियाँ बैठती हैं और वो गलाजत का बायस बनती हैं। फिर दूसरा अलमिया ये है कि लोग गंडेरियाँ कि जी गर्मी है, हमारी गर्मी खत्म होगी, वो गंडेरियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं जो देखने में लगता है जैसे ताजा गंडेरी है, लेकिन उसके ऊपर गंदा पानी छिड़का होता है। अब वो गंदा पानी जब आप वो गंडेरी को चू करते हैं तो वही गंदा पानी आपके अंदर वो आ रहा है ना बेसिकली। तो गंडेरी लेने का ये असूल है कि जब भी आपने गन्ना, जिस जगह पे गन्ना खुद लेके और खुश गंडेरी काटें और घर आके इसको धोएं हाइजीनिक सिस्टम से। एब्सोल्युटली। इसी तरह फलों के अंदर भी फल गल जाते हैं। आपसे पूछना चाह रही थी, कटे हुए फल जो हैं वो बेचे जा रहे होते हैं, जूस बना बना के ट्रेस में बेचा जा रहा होता है। जूस पीने इस सीजन के अंदर, बल्कि मैं तो समझता हूँ जूस बाहर के पीने चाहिए नहीं है कोई। वो क्या करते हैं, सबसे नाकिस फल खरीदते हैं, उसकी कटिंग करके वो अपने बॉल के अंदर सेव कर लेते हैं। आपको नजर आता है वाह ये तो बड़ा जबरदस्त फल कटा हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगर एक फल का आधा हिस्सा फंगस का शिकार होगा या उसमें फूई लगी हुई है, फफूंदी लगी हुई है, तो वो आधे हिस्से में भी उसका असर आता है। चाहे वो आपको बताए नजर नहीं आता, वो धो आगे साफ करके वो आपको खिलाते हैं। अच्छा हकीम साहब, दूध और दही से बनी हुई अशिया भी खराब हो रही हैं। जी बिल्कुल। और बाजारी आपको पता है बादाम का दूध और रबड़ी का दूध और किस किस तरीके के दूध इस वक्त मिल रहे होते हैं, और लोग बड़े शौक से कहते हैं मौसम अच्छा है चलो कुछ ना कुछ चटपटा खा लें या कुछ ना कुछ मीठा ले लें, तो उससे बीमार हो जाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इसमें हम ज्यादातर लोग जूसेस की तरफ, लिक्विड की तरफ जाते हैं कि जी अब हमारा सही खाने को दिल नहीं कर
रहा, लेकिन वही लाइट सा जो लिक्विड है वो उनके लिए पॉइजन बन जाता है और फिर वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप घर के अंदर इस टाइम जो दुनिया की बेहतरीन चीज़ है वो घर के अंदर आप खुद शरबत तैयार करें। मिसाल के तौर पे पहले इमली आलू बुखारे का शरबत घर में बनता था जी, आपको घबराहट होती गर्मी होती है आप वो इस्तेमाल करें। इसी तरह घर में मुख्तलिफ चटनियाँ बनती थी खानों के साथ, आप बेशक खाना थोड़ा खाएं। मिसाल के तौर पर पुदीने की चटनी है, आम की चटनी है, आपके ये जो फालसों की चटनी बनती थी, इन तमाम चीज़ों की चटनियाँ बनती थी और वो चटनी के साथ आप खाना खा लेंगे 1-1.5 माह जो है और बहुत लुत्फ आता है। उसके साथ कई 2-2 रोटी आप खा सकते हैं। इसी तरह आप खाना आपने असल भूख को थोड़ा सा रख के खाना है। अच्छा, हार्ट बर्न बहुत ज्यादा है, हम खाना खाते हैं, लेट जाते हैं, उठते हैं तो हमारा दिल में ऐसे लग रहा होता है जैसे पता नहीं हरारत सी हो रही है, गर्मी हो रही है, डिकार गंदे आ रहे हैं, हार्ट बर्न हो रहा है, दिल जल रहा है, क्या करना चाहिए? जी, हार्ट बर्न 2 वजूहात से होता है। पहली वजह यह है कि जिन लोगों को क्रॉनिक अल्सर हो, गैस्ट्राइटिस के इश्यूज हों, उनमें भी हार्ट बर्न होता है। और दूसरा, बाद बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाने से हमारी जो एसोफेगस है, खुराक की नाली है, उस खुराक की नाली के अंदर भी जो है ना एसिडिटी बढ़ जाती है, जिसमें आप कह लें। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि ICL का एक्सेस बॉडी में बनना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ज्यादा बॉडी में बनना आपकी तेजाबी चीजों की वजह से। देखिए, पानी का इंटेक बढ़ाया जाए। मैं फिर वही बात करूंगा कि पानी हमारी बॉडी के अंदर एक बुनियादी जो है ना चीज है और 85% बॉडी में पानी है। आपने मिर्चों की बात की है, अक्सर लोग मिर्चें खाते हैं, नाक में से मिर्चें निकल रही होती हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे। वो कानों में से धुआं निकल रहा होता है और नहीं टॉलरेट होती, थोड़ी सी मिर्च भी टॉलरेट नहीं होती, उसकी क्या वजह होती है? देखें, मैंने फिर वही बात बताई कि आपके मजाज के अंदर गर्मी खुश्की है, आप जो एसोफेगस के सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनमें कंट्रैक्शन है, सुकराव है, खुराक की नाली सुकड़ी हुई है, मैदा आपका एपिगैस्ट्रिक पेन करता है। जब ये तमाम चीजें आपकी बॉडी के अंदर एक क्रॉनिक पुरानी चली आ रही हो तो उस टाइम आप थोड़ी सी भी मिर्च खाएंगे तो लगेगा। अच्छा, खीरे के बाद पानी भी नहीं पीना चाहिए? जी बिल्कुल, खीरे के ऊपर बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए। खीरा आप वैसे बतौर सलाद लें, लेकिन वैसे भी खाने के बाद आधा घंटे तक आप पानी नहीं पिए, लेकिन जब आप खाने के साथ सलाद दे रहे हैं तो उसमें तो कंपलसरी है कि आपने पानी नहीं पीना। हकीम साहब, एक कॉलर ले लेते हैं। शानजे हैं अटक से। जी, अस्सलाम वालेकुम शानजे। अस्सलाम वालेकुम। जी शानजे, वालेकुम सलाम। बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है आपका और ये सबका जारिया है। हकीम साहब के लिए भी, आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपका ये सिलसिला चलाए रखे और लोगों को फायदा हासिल हो। आमीन आमीन। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि यूरिक एसिड के जो मरीज होते हैं, आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी? आयरन वाली चीजें नहीं खा सकते यूरिक एसिड के मरीज। यूरिक एसिड वाले मरीज आयरन वाली चीजें नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। उसका ऑल्टरनेट क्या है? जिस्म में आयरन पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने जिस्म में आयरन को पूरा करने के लिए क्या लेना चाहिए? ठीक है जी जी। देखें, यूरिक एसिड वाले पेशेंट का ज़्यादा परहेज तो मिस प्रोटीन का होता है। उसमें गोश्त वगैरह आप नहीं खाते और टमाटर नहीं लेते, केचप नहीं लेते, मायोनीज नहीं लेते, जिसके अंदर प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है। लेकिन अगर यूरिक एसिड वाला पेशेंट एक कावा मैं आपको बताता हूँ उसका इस्तेमाल करेगा और उसके साथ कुछ ग़िज़ाएँ ले लेगा, मिसाल के तौर पर पुदीना, सौंफ, इलायची और अदरक। पहली चीज तो ये कि यूरिक एसिड को बॉडी में कम किया जाए। पुदीना, सौंफ, इलायची, अदरक का जब आप कावा पियेंगे हर खाने के आधे घंटे के बाद या दिन में 2 बार तो लाजमी पियेंगे तो हफ्ते 10 दिन में आपका यूरिक एसिड बॉडी में कम होना शुरू हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, आयरन को बढ़ाने के लिए आप मुख्तलिफ फल हैं। देखें, आजकल एक बेहतरीन फल हमारे पास आया है जिसको हम चेरी कहते हैं। अब चेरी आपकी बॉडी के अंदर जबरदस्त आयरन पैदा करता है। आप उसको तकरीबन 10-11 दाने सुबह, 10-11 दाने शाम को लें। फिर एक हमारे पास चीज है जरिश्क, बर्बेरिस जिसको हम कहते हैं, जो अक्सर फ्रूट केक के ऊपर ना उसकी कोटिंग हुई होती है, छोटे छोटे से खट्टे मीठे से दाने होते हैं और वो दुनिया की बेहतरीन चीज है। जिगर की भी सलाह करती है और दूसरे नंबर पे बॉडी का टॉक्सिन जो है उसको डिटॉक्सिफाई भी करती है और नंबर 3 रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टीज है और नंबर 4 आपकी बॉडी के अंदर साले खून बनाती है। तो जरिश्क जो है ना वो 2-3 चम्मच सुबह शाम ले लें तो आपका आयरन की जो डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। ठीक है, शान से आपने एडवाइस सुन ली है और कुछ रह गया तो आप हमारे सोशल मीडिया पे भी देख सकती हैं। हकीम साहब, हम बात कर रहे थे कि गट हेल्थ के हवाले से डिकार आते हैं और इसके साथ साथ हार्ट बर्न होता है, आपने वो बता तो दिया कि क्या करना चाहिए। कुछ ऐसी सब्जियां, ऐसे फल जिनके ऊपर से हम पानी पी लें, हैजा का शिकार लोग हो जाते हैं जी, तो क्या करना चाहिए? अच्छा, मैं आज एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बता रहा हूँ जो किचन रेसिपी का है। मिसाल के तौर पे अगर आप महसूस करें कि जी बच्चा कह रहा है मुझे ढकार नहीं आ रहे और वोमिट कर रहा है और बाद को हैजा में क्या होता है, डायरिया हो जाता है, सवेयर
पानी की तरह जो है ना वो स्टूल पास हो रहा होता है। और उस सूरत के अंदर आप घर में सिर्फ 3 चीज़ें, जो मसाल के तौर पे प्याज हर घर में मौजूद होता है, इसी तरह पुदीना जो है ये भी हर घर में मौजूद होता है, और तीसरी चीज़ अदरक भी हर घर में मौजूद होता है। अब आपने आध पाव प्याज ले लेना है, आध पाव जो है ना वो अदरक ले लेना है, और तकरीबन 1 गट्ठी पुदीना ले लेनी है। प्याज को छील लेना है, अदरक को छील लेना है, ताज़ा अदरक, और पुदीना के सिर्फ आपने पत्ते लेने हैं, डेंटल नहीं लेने। 1 गट्ठी पुदीना जितनी अमूमन मार्केट से मिलती है उसके सिर्फ पत्ते ले लें। इन तमाम चीजों को आप घर में ग्राइंडर के ऊपर ग्राइंड कर लें, या सिल बटा, जो हमारा पहले वक्तों में सिल बटा होता था, कूट लें, कूट के और उसको मलमल के कपड़े में निचोड़ के इसका पानी निकाल लें। आप यकीन कीजिए, हमारे आबाद में जब भी कभी किसी को घर में कोई ऐसा मामला हो जाए, हम डॉक्टर्स के पास नहीं जाते थे, हम हकीमों के पास नहीं उस समय जाते थे। मैं आपको अपने बचपन की बात बता रहा हूँ कि घरों के अंदर हमारी वालदा हमारे बुजुर्गों से ये चीज मिली हुई है, और वो बना के देते थे। 1-1, 2-2 चम्मच, जैसे आपने 1-2 चम्मच लिए हैं, आपकी वॉमिटिंग भी रुक गई, नौजिया भी ठीक हो गया, और आपकी एपिटाइट बहाल हो गई। यानी जब आपको हैजा होता है ना, तो 1.5 हफ्ता आप खाने को देके आपको वोमिट आती है, आप उपकाइयां ले रहे होते हैं, और खाना तो दूर की बात, कोई लिक्विड चीज। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है आजम है गुजरांवाला से। जी अस्सलाम वालेकुम आजम साहब। हेलो, वालेकुम सलाम आजम साहब। ठीक है भाजी जी, डॉक्टर साहब से पूछना है जी, घुटनों के जो पट्टी होते हैं ना, इसके दर्द के बारे में सवाल पूछें जी, आपकी आवाज नहीं आई। अभी आ जाइए। जी जी बताएं। मैं कह रहा हूँ भाजी जी, डॉक्टर साहब से पता करना है, जो घुटने नहीं होते गोडे, जो इसके जो पट्टी है, जो बैठ जाए उठ जाए, फिर इसका दर्द होती है बहुत ज्यादा, इसके बारे में जी, वजन ज्यादा। जी मोहतरम, बेसिकली आपका सवाल है कि घुटनों के जो पट्टे हैं उठते बैठते हुए दर्द करते हैं। देखिए, इसमें 2-3 वजूहत होती हैं। मर्दों में ज़्यादातर जो है ना यूरिक एसिड बढ़ जाता है। सबसे पहले तो आप अपना यूरिक एसिड लेवल चेक करवाएं, नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखें कि आपका वेट और हाइट क्या है। यानी सम टाइम आप अकॉर्डिंग टू बॉडी मास इंडेक्स आप बहुत ज्यादा ओबेस्ट होते हैं, मोटापा होता है। देखिए, नो डाउट कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो घुटने हैं 100 साल तक भी हम इसके साथ काम ले सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, और ये बिल्कुल खराब ना हो। लेकिन हम अपनी बदपेजियों की वजह से, बेतदालियों की वजह से, और लाइफस्टाइल सेडेंटरियों की वजह से हम इसको खराब कर बैठते हैं। घुटनों के लिए एक नुस्खा बड़ा बेहतरीन सा देता हूं, चाहे वो लिगामेंट्स के इश्यूज हो, चाहे वो सोजिश हो, तो एक आपको नुस्खा बता देता हूं, बड़ा आसान सा है। आप 1 छटांग हल्दी ले लें, 1 छटांग सुरंजान शीनी ले लें, और 1 छटांग जीरा सफेद ले लें। सिर्फ ये 3 चीजें, हल्दी, सुरंजान शीनी और जीरा सफेद, इन तीनों को हम वजन लेके पिसवा लें, और 1 चम्मच सुबह शाम ताजे पानी के साथ लें। ठीक है। किसी का भी घुटनों का मसला है, सोजिश है, और कई लोग ऐसे हैं कि उठते बैठते उनके घुटनों से आवाज आती है और सीने चलना दुश्वार हो जाता है, तो उनके लिए ये नुस्खा दुनिया की बेहतरीन चीज है। पेन किलर भी नहीं है, नेचुरल पेन किलर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, और तीसरा आपकी जितनी पेन है उसको सक कर लेता है। ठीक है, वो सुन रहे होंगे आजम साहब, वो बिल्कुल इस पर अमल करेंगे। जिस्म में पानी कम हो जाता है, नमकियात निकल जाती हैं, एकदम से इंसान लागर हो जाता है, इसका फौरी हल क्या है? जी बिल्कुल, डिहाइड्रेशन, जी, पानी की कमी हो गई है, और स्टूल की शक्ल में पानी खत्म हो गया, या पसीने की शक्ल में निकल गया, वॉमिट की शक्ल में निकल गया, तो इसका फिल फोर हल नमकीन शिकंजबीन है। ये कुदरती यानी कि या निमकोल है। अच्छा, नमकीन शिकंजबीन में क्या होता है कि हमारे यहाँ वो लीमू और नमक सादा डाल देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जब आपको इस किस्म की डिहाइड्रेशन होना, तो 3 किस्म के नमक आप घर में बना के रखें, जो आपने शिकंजबीन में भी डालने हैं, आपने फलों पे भी डालने हैं, सब्जी में भी डाल सकते हैं। वो 3 नमक क्या है? काला नमक, पिंक साल्ट, और जो है ना उसमें आपने काली मिर्च भी डालनी। अच्छा, हिमालयन पिंक सॉल्ट हो जाएगा, काली मिर्च हो जाएगी, और काला नमक हो जाएगा। इन तीनों को लेके आप पिसवा के घर में पाउडर बना के रख लें। अच्छा, चूरन बना के रख लें, और आप यकीन कीजिए 1 चुटकी आप 1 गिलास पानी में और लेमन डाल के ले लें। फौरी तौर पे, जैसे आप लोग भागते हैं कि किसी का पेट खराब हो तो पीडियालाइट दिया जाता है, ORS दिया जाता है, ये जो नेचुरली तौर पे आपका
जो जिसको आप कह लें सोडियम लेवल है वो बैलेंस होता है, नेचुरली आपका जो है ना डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में ठीक होती है। और क्योंकि देखें जब आपकी बॉडी से पानी कम होता है तो नमकियात भी जो है ना बॉडी से खारिज होते हैं ना, तो उस सूरत में जब नमकियात पूरे होते हैं तो आप बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा हकीम साहब, आप लोग बहुत ट्रैवलिंग कर रहे हैं, लोग जगह जगह जा रहे हैं, आपको पता है वेकेशंस भी कर रहे हैं, जाते हैं तो खाना सही नहीं मिल रहा, गैर मियारी मिल रहा है, रास्ते में हम पूरी पहाड़ी इलाकों में जा रहे होते हैं, हमें तली हुई चीज़ें, तली हुई मछली, तले हुए पकौड़े, आगे जाओ तले हुए बेसन के नान मिल रहे होते हैं, उससे भी लोग बीमार हो रहे हैं। कोई ऐसा फर्स्ट एड रेमेडी दें जो हर कोई अपने पास रखे, खाए भी लेकिन असर ना हो। जी बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे हम लोग ये जो बरसात के मौसम में एक दिन का खाना हमारे लिए वबाल बन जाता है उसको रखना या तादेर खाना, तो ये जो इलाके होते हैं जो पहाड़ी इलाके हिल्स एरियाज हैं, यहाँ वो डेढ़ हफ्ता एक, चूँकि वहाँ मौसम ठंडा होता है और मौसम ठंडा होने की वजह से वहाँ पे जो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ देर से पहुँचती हैं, तो वहां मैंने देखा है कि वो 3-3, 4-4 दिन के खाने को भी दोबारा गर्म करके लोगों को खिला रहे होते हैं। देखिए पहली चीज यही है कि इन इलाकों में जाएं तो आप अपने साथ अपना साजो सामान लेके जाएं, यानी ये तो पहली चीज ये है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आप, हाँ जो बहुत अच्छे वहाँ के होटल्स हैं कुछ जिनके नाम है, क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, वहाँ आप पूरी सर्च करके उन तक जाएं। उसके बावजूद आप ये कहती हैं कि वहाँ अगर इमरजेंसी कोई कंडीशन ऐसी हो जाए तो उसके अंदर मैं आपको एक चूरन बताता हूँ, सफूफ। अच्छा, उसके अंदर आप अजवाइन, ठीक है, सौंफ, ठीक है, काला नमक और जीरा सफेद, ये 4 चीजें, ठीक है, ये आप पिसवा के पाउडर ले जाएं। रास्ते में कहीं भी आप महसूस करें कि ये मुझे डकार आ रहे हैं, या पेट में गड़बड़ हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, गैस हो रही है, 1/4 टीस्पून पानी में डाल के ले लें। अल्लाह की रहमत से आपको वो इमरजेंसी कंडीशन में हमारे साथ है दानिश खान साहब है, मीरपुर खास से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम दानिश साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ठीक हूँ, शुक्र है। सबसे पहले तो ये है कि बहुत खुशी आपसे बात हो रही है, मुझे लग नहीं रहा कि मैं लाहौर में किसी से बात कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कराची की किसी खातून से बात कर रहा हूँ, माशाल्लाह। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। बस हम कोशिश करते हैं। बस ये कि आप, मैं समझ रहे थे कि मारिया वास्ती से बात कर रहा हूँ या कोई कराची की हमारी एंकर थे यार उनसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मीडिया से वास्ता है, तो माशाल्लाह लुकिंग वाइज आप ऐसी लग रही है मुझे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। कोई सवाल पूछना चाहेंगे? नहीं, पहले मैं कॉम्प्लीमेंट तो दे दूं ना आपको, सवाल तो पूछूंगा ना, जल्दी तो नहीं है ना आपको। नहीं, आप पूछिए जी, कॉम्प्लीमेंट करें आप। आपका फीडबैक मिल गया है मुझे। थैंक यू नहीं बोला आपने मुझे अभी तक कॉम्प्लीमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया मैंने बोला, थैंक यू सो मच। मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, हकीम साहब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे दोस्त है, कुछ पूछना चाहेंगे आपसे। ये एक बिल्डर से हमारे बादराबाद। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हकीम साहब, कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपसे पूछना था, मेरा अक्सर बढ़ा हुआ होता है, तो इसका कोई ऐसा आसान तरीका बताएं जिससे ये कंट्रोल हो जाए। जी, कोलेस्ट्रॉल बेसिकली चिकनाई का एक्सेस यूज से होता है। पहली चीज तो ये है कि 2-3 चीजें इसमें हैं। एक तो आपने वॉक करनी है, कंपल्सरी है, आधा घंटा आपने वॉक करनी है, नंबर 1। नंबर 2, आपने बेकरी, फास्ट फूड, जंक फूड और इनसे अवॉइड करना है। और नंबर 3, आपने खाने के बाद फिर पानी नहीं पीना, यानी कि आपने दोपहर का खाना खा रहे हैं, रात का खा रहे हैं, सुबह को खा रहे हैं, आप ये अपने ऊपर इस चीज को लागू कर लें कि आधा घंटा आपने कोई लिक्विड नहीं लेना, चाहे वो चाय की शक्ल में है, चाहे वो पानी की शक्ल में है। ये चीजें कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करती हैं। आखिर में एक बेहतरीन चीज है जो कोलेस्ट्रॉल के लिए दुनिया की बेहतरीन चीज है, वो ये है कि अपनी खुराक के अंदर लहसुन का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाए। जितनी भी हमारे हर्बल में कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली चीजें हैं, टेराकोटेड की शक्ल में बना के वो लहसुन का एक्सट्रैक्ट देते हैं जो आपके खून को पतला करती है। तीसरे नंबर पे अलसी के बीज, जीरा सफेद और ये जो है दालचीनी, इनको आप हम वजन पिसवा के और 1/4 चम्मच से आधा चम्मच 2 टाइम लेना शुरू कर दें। 1-1.5 माह के अंदर आपका जो नेचुरली तौर पे कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो लिपिड्स लेवल डिस्टर्ब है या ट्राइग्लिसराइड भी बढ़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, दानिश खान साहब सुन रहे होंगे, ऑफ कोर्स आप हमने एडवाइस उनको दे दी भी है। हकीम साहब ये भी बताइएगा कि हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम व्यूअर्स वापस आते हैं क्योंकि ब्रेक का टाइम है। आप लोग हमारे साथ रहें और हमें कॉल ज़रूर करें, अपनी गट हेल्थ के बारे में हकीम साहब से ज़रूर पूछें।
वेलकम बैक व्यूअर्स। अफराद को शदीद पेचीदगियाँ हैं, जिनको फूड पॉइजनिंग है, कै आ रही है, डिहाइड्रेशन है, पसीने में से स्मेल आ रही है। हकीम साहब आज अपने स्टेशन से लाइव जो हैं होममेड रेमेडीज़ बताएंगे, तो आप लोग जल्दी से जॉट डाउन कर लें, लिख लें, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। जी हकीम साहब। जी 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 हकीम साहब, सबसे पहले मुझे बताएगा, जिनके पसीने से स्मेल आती है उनको क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, जिनके पसीने से स्मेल आती है वो हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो फिटकरी, ये आप देख सकते हैं, फिटकरी ले लें और इसको एक इसकी डली जो है ना अर्क गुलाब के अंदर डिप कर दें। ठीक है। और उसको आप जहाँ जिस जगह से पसीना ज़्यादा आता है, अगर वो हाथ से आता है, बगल से आता है, पाँव से बहुत पसीना आता है कई लोगों के ना, जूती उनकी गीली हो जाती है, तो उसके ऊपर हल्के हाथ से दिन में 1-2 बार वो इसकी रगड़ाई करें तो पसीना ठीक हो जाएगा। दूसरे नंबर पे गुलाब का अर्क दिन में 2 बार पीना शुरू कर दें, चौथाई कप सुबह, चौथाई कप शाम। तो जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है वो अर्क गुलाब का इस्तेमाल करने से वो मामला हल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आजकल पता है डिहाइड्रेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, वॉमिट नहीं रुक रही किसी की, तो हमें इंजेक्टेबल्स पे जाना पड़ता है या हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो घर में क्या तरीका है कि एकदम से वॉमिट रुक जाए? जी बिल्कुल, घर के अंदर आप सिंपल ये करें कि अनारदाना, ये घरों में होता है जी, हर घर में 1 होता है। चम्मच अनारदाना और खुशक पुदीना, आधी चम्मच खुशक पुदीना, इन दोनों चीजों को आप हल्की आंच पे उबाल लें और 1 कप पानी को इतना पकाएं कि पौन कप रह जाए और वो बच्चे को फौरी पिला दें। आप यकीन करें उसी वक्त उसकी वोमिटिंग रुक जाएगी, नौजिया ठीक हो जाएगा और हाजमा ठीक हो जाएगा। ये 2 चीजें सिर्फ, अनारदाना और बरगे पुदीना। ये खुशक है, अगर घर में ताजा पुदीना है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। हाथ पांव जलते हैं, सेक निकलता है, शुगर के पेशेंट्स का अक्सर ही होता है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स का होता है, उनको क्या करना चाहिए? अच्छा, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट में हाथ पांव जलते हैं या सेक निकलता है, उसके अंदर हमारे पास तिब के अंदर एक बड़ी बेहतरीन चीज है जिसको हम कहते हैं तुख्म कासनी। अच्छा, इसका अर्क भी मिलता है और ये बीज हैं और ये इतने जबरदस्त है जिगर के लिए कि आप रात सोते हुए 1 चम्मच बड़ा आधे गिलास या 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें इन बीजों का, ये आप देख सकते हैं, और सुबह उठ के पानी पी लें उसका छान के पुन के। सिर्फ पानी पीना, गर्म नहीं करना। 3 दिन के अंदर जिन लोगों के जिगर में हीट है, गर्मी है, हाथ पांव से सेक निकलता है और वो पाँव कहते हैं कि जी हम सोते हुए जो है ना कंबल में पाँव नहीं रख सकते, तो उनके लिए दुनिया की बेहतरीन चीज है, या ये घर में बीज इसके ले लें या अर्क कासनी बड़ा मिलता है, वो 1/4 कप ट्वाइस अ डे बिफोर मील ले लें, उससे भी वो मामला हल हो जाएगा। अच्छा, यूरिन भी अक्सर लोगों का पीला आता है, किसी को यूटीआई हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो पीला यूरिनेशन होती है, क्या करना चाहिए? अच्छा, उसमें भी बड़ा जबरदस्त चीज है, एक अल्लाह ने कुदरती चीज बनाई है जिसको हम तुख्म लंगा कहते हैं। देखें, ये पूरी दुनिया के अंदर आजकल चिया सीड्स हैं और आपकी और भी बहुत सी चीजें हैं जो, लेकिन हमारे पास जो पाकिस्तान में मौजूद है ये तुख्म लंगा है। ये आप देख सकते हैं, ये काले दाने, ये आप रात को भिगो के रख दें 1 टेबल स्पून और सुबह इसको आप किसी शरबत में मिला के, जैसे शरबत बजूरी है, शरबत जो है ना इमली आलू बुखारा है, संदल है, उसके अंदर मिला के आप इसका इस्तेमाल करें तो आप यकीन कीजिए जिनको पेशाब में जलन है, पेशाब में बर्निंग है, इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। इन्फेक्शन का कॉलर हमारे साथ है, जैनब है करक से। जी अस्सलाम वालेकुम जैनब। वालेकुम सलाम, क्या रहने ठीक हो? ठीक हूँ, आप ठीक है? ठीक है, मेरे तो पहली दफा आपसे बात हो रही है, मेरी दीदी का नाम भी हिना है, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपसे भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या सवाल पूछेंगी? जी मैंने ये सवाल करना है कि मेरा एक वजन बहुत ज्यादा है, आज 87 kg वजन है। वजन बहुत ज्यादा है? हाँ जी मैम। ठीक, कितना वजन है? और 87 और आपकी उम्र कितनी है? उम्र 40 साल, 87 किलो की। जी बिल्कुल ठीक है। आप देख लें कि मैं कह रही कि मेरा वजन किस तरह कम हो जाए, आप सर से बात कर रहे हैं। वजन कैसे कम हो जाए, हकीम साहब बताते हैं। जी बिल्कुल, देखें इंटरनेशनली वजन कम करने की 14 रीजन होती हैं, जो वजूहात हैं, लेकिन बहैसियत मजमूई में एक ऐसा नुस्खा आपको देता हूँ कि जो अगर आप घर में बना के किसी भी पंसार से लेके इस्तेमाल करेंगी तो यकीनन हर हफ्ते आपका 2 kg वजन कम हो सकता है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि आपने वॉक भी करनी है और परहेज भी करना है। अच्छा, वो नुस्खा क्या है? नंबर 1 हमारे तिब के अंदर एक इंग्रेडिएंट्स है जिसको हम कहते हैं लाख दाना, वो आप 1 शराक ले लें। नंबर 2 आप ले लें बरगे सुदाब आप ले लें 1 शतांक,
और नंबर 3 आप जो है ना काला जीरा, जीरा स्याह जिसको हम कहते हैं, वो भी एक छटाक ले लें। और नंबर 4 सुंड, सूखा अदरक जिसको जंजबील भी कहते हैं। ये चारों चीजों को हम वजन लेके एक एक छटाक आप पिसवा लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम आपने ये जो है ना खाली पेट लेना है। आप यकीन कीजिए इसके साथ आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें तो इंशाल्लाह आपका जो वेट है वो कम होगा, जितनी एक्सेस फैट्स है वो मेल्ट होगी। ठीक है, एक और कॉलर है, इम्तियाज साहब हैं आजाद कश्मीर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इम्तियाज साहब, क्या पूछना चाहेंगे? ये पूछना ये था कि इन साहब से, इन्होंने तुख मलंगा का जो जिक्र किया है कि ये सर्दियों में भी पानी की कमी होती है, तो ये सर्दियों में कितना इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्मी में कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? तुख मलंगा सर्दियों में कितना इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्मियों में कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, हकीम साहब बता रहे हैं। जी बिल्कुल, बेसिकली तो जो जिन लोगों को जॉइंट्स में पेन होती है वो रेगुलर सर्दियों में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो अल्टरनेटिव डेज में हफ्ते में 2 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप इसको सर्दियों में सिर्फ ये करेंगे कि 1 से 2 घंटा पहले, मिसाल के तौर पे सुबह जब आप उठते हैं तो 9-10 बजे 8 बजे आप इसको पानी में भिगो दें और 1-1.5 घंटे के बाद आपने इसको गर्मियों की तरह सारी रात नहीं भिगोए रखना। 1-1.5 घंटे के बाद आप इसमें इसको शरबत ना मिलाएं कोई भी, फिर इसको इसी तरह पानी में घोल के पी लें। तो जिन लोगों को सर्दियों में भी हाथ पांव जलते हैं उससे इनको अफाका होगा। ठीक है। हकीम साहब, जॉन्डिस का बहुत बड़ा मसला होता है, यरकान जो है जी। इस मौसम में ज़्यादा लोगों को होता है गंदे पानी से, या आपका जो लिवर है ऑफ कोर्स वो स्वेल कर जाता है। जॉन्डिस के लिए कोई नुस्खा है आपके जी पास? बिल्कुल, देखें जॉन्डिस जिसको हम यरकान असफर कहते हैं, पीला यरकान, और ये नाकिद गजाओं की वजह से, सैनिटरी सिस्टम की वजह से बहुत से लोगों को हो जाता है। अच्छा, इसका एक तो घर के अंदर नुस्खा है बड़ा बेहतरीन, वो भी मैं आपको बता दूं, और एक फार्मूला भी है। जीरा सफेद, जब कभी जॉन्डिस किसी को देख लें, बच्चे को या बड़े को, तो 1 छोटा चम्मच जीरा सफेद आप जो है ना रात को भिगो के रख दें आधे गिलास पानी में, सुबह उठ के उस बच्चे को सिर्फ पानी पिला दें। ठीक है। आप यकीन कीजिए 3 दिन के बाद, चूंकि वायरल डिजीज है इसने रिवर्स होना होता है, लेकिन इसकी जो साइन एंड सिम्टम है वो बच्चे पे हावी नहीं होंगी। नंबर 1। नंबर 2, जॉइंडस के लिए हमारे पास एक बड़ा बेहतरीन सा नुस्खा है। ये 5 चीजें हैं। नंबर 1, तुख्मे कासनी, कासनी के बीज, नंबर 1। नंबर 2, शात्रा, ये जड़ी बूटियां सारी, शात्रा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखती है और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज रखती है नेचुरली। नंबर 3, चिरायता, ये आपने सुना होगा अक्सर जिन लोगों को चेहरे पे दाने, गर्मी, हीट होती थी, पिगमेंटेशन होती थी, उसमें ये हम चित्रा, ये बेसिकली नेपाल का है, पानी में इसकी पुराने जो हमारे कोना बुजुर्ग थे, हाँ, ये वो बच्चों को पिलाते थे चेहरे के दाने दोनों के लिए, और ये खून को साफ करता है, निहायत साले चीज है। और इसके अलावा है अफसन 3, दुनिया की बेहतरीन चीज है जिगर की इस्लाह के लिए। जिगर जब आपका टॉक्सिन बनाना शुरू करता है बॉडी में, या किसी चीज को रिएक्ट करता है, ड्रग रिएक्ट करता है या एडवर्स करता है, उसमें दुनिया की बेहतरीन चीज है अफसन 3। और आखिरी चीज है सरफूका। सरफूका के बारे में ये बताऊं कि ये देखें, ये वो जड़ी बूटियां हैं जो नायाब है और पाकिस्तान में कौड़ियों की मोल है। और अमेरिका के अंदर एक रिसर्च हुई है हर्बल मेडिसिन के ऊपर, प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक दवाई बनाई गई है जिसका मेन इंग्रेडिएंट सरफूका है, और ये हमारे मुल्क में कुछ पैसों में आती है, जबकि अमेरिका में $23 उसकी जो है ना एक गोली की खुराक है, और हमारे मुल्क में ये मुफ्त है। लेकिन हम लोग लकीर के फकीर हैं, इन चीजों से इस्तेफादा नहीं करते। प्रोस्टेट का कैंसर में भी ये PSC अगर बढ़ जाता है तो काम करती है, लिवर में भी काम करती है, और जिस्म के अंदर जितनी मुतफन मवाद है उसको ये जायल करती है। ये 5 चीजों को हमारे साथ जी, ये 5 चीजों को आपने प्लीज इसको जड़ी बूटियों की शक्ल में नहीं, सफूफ नहीं बनाना, इसका जुशांदा बनाना है, मोटा मोटा इसको पीस लेना और 1 बड़ा चम्मच रात को भिगो के सुबह पानी पीना है। जॉइंडस पहली से दूसरी जो है ना पानी में आपका खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, इंशाल्लाह एक बार पीने से खत्म हो जाएगा। ये इतनी जबरदस्त चीज है कि आपको जॉइंडस में क्या होता है, खारिश होती है, नौजिया होता है, मतली होती है, उसमें बस आपने रोटी नहीं देनी, गंदम नहीं देनी, लिक्विड ज्यादा देना है, पानी का इंटेक बढ़ाना है, तो मामला हल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हकीम साहब, आपने जो नुस्खे बताए हैं ऑफ कोर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और नुस्खे जो होते हैं ना वो बिल्कुल ऐसे बताने चाहिए जो कि वाकई लोगों को फ़र्क पड़े। और हमने हमेशा देखा है कि काफ़ी जो हकीम साहब होते हैं वो नुस्खे बता रहे होते हैं लेकिन मुस्तनद नहीं होते हैं। हम लोग अपने प्रोग्राम में उन हकीम को इंट्रोड्यूस कराते हैं जिनके नुस्खे जो हैं बहुत मुस्तनद हो और वाकई जो है उनसे फ़ायदा होता है और हुआ भी है। तो व्यूअर्स, आपको आज का
का प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक आप हमें ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सोशल पेजेस पे जाके आप तमाम कंटेंट देख सकते हैं और ख़ास तौर पे इस सेगमेंट के हवाले से हेल्थ सेगमेंट का कंटेंट जो है हम अपलोड करेंगे। और मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।